हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। चलिए आज हम देखते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का मैथ फोर्थ पेपर जो 25 नंबर के पेपर होता है, 25 नंबर का, जिससे जो प्रशिक्षु होते हैं बहुत घबराते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 25 नंबर में 25 आप सही करके आओगे। मैथ है, इसमें कंप्लीट पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप 25 नंबर का क्वेश्चन सही किए तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। और आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, आप आशा कर सकते हैं आपको नंबर मिलेगा। बस आप क्लास को कंटिन्यू देखिए, क्लास को देखिए और रेगुलर देखिए, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते रहें। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, सब एग्जाम्पल के साथ सूत्र सहित पूरा नॉलेज आपको मिल चुका है, ठीक है। बस उसकी प्रैक्टिस करिए और सवाल उस पर हल करिए। मैं पेपर, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं डीएलएड के, वो सब पेपर आपके सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से अलग से वो पूछ नहीं सकता, जितना पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आना है, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है सर्वांग समता तथा समरूपता। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस बेहतरीन ढंग से देखिए इसको। सर्वांग समता का क्या मतलब होता है? सर्वांग समता, पहले इसी को देखते हैं। सर्वांग समता का अर्थ होता है यदि कोई आकृति किसी दूसरी आकृति पर रख दी जाए, ठीक है, रख दी जाए और वह उसे पूरी तरह से ढक ले। ढकले का मतलब, पूरी तरह से ढकले का मतलब हो गया यहाँ पर कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कोई आकृति बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो बड़ी वाली को छोटी के ऊपर रखेंगे तो वो भी तो ढक लेगा, ऐसा नहीं है। उनके जो किनारे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है किनारे, वो सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। बराबर, पूरी तरह से बराबर ढक ले। तो पूरी तरह से ढक ले तो वह आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ठीक है, सर्वांगसम होती हैं। वह आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए, और एग्जाम्पल मैं आपको एक अगर समझाऊं तो देखिए, यहाँ पर एक कोई आकृति है, मान लीजिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। और इसका ये आधार जो है, आधार ये नामकरण कर दीजिए ABC, ठीक है। ये आधार इसका है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर है 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका लंब हो गया इसका, ये कितना है 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो अब सेम एक आकृति और बनाइए और इसका नामकरण करिए PQR। मान लेते हैं कि इस आकृति को उस आकृति के ऊपर रखा गया और ये पूरी तरह से क्या हुआ, इसको ढक लिया। जब ढक लेगा तो आप क्या लिखोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और सर्वांगसम का चिन्ह जो लगाते हैं बराबर, और बराबर के ऊपर समरूप का निशान, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज PQR,
त्रिभुज पी क्यू आर के हो जाएगा। अब जब इस तरह से कंडीशन आपको मिल गया, ये कंडीशन मिल गया, तो जाहिर सी बात है अगर ये कंडीशन लागू है तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं मतलब बीसी के संगत में कौन है, क्यू आर है, एबी के संगत में कौन है, पी क्यू है, एसी के संगत में कौन है, पी आर है। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी तथा संगत कोण, तथा संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार क्या मिलेगा, अगर ये मैंने आपसे कहा कि संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, फिर आप इसकी संगत भुजाओं को बराबर दिखाइए। तो आपका ए बी के संगत में कौन है, पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा, तथा और फिर क्या होगा, बी सी के संगत में कौन है, क्यू आर है। तो अब ये देखिए ए बी का मान आपको पता है तो पी क्यू का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ही है। तो कितना है, 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, BC के बराबर कौन होगा, QR होगा, क्योंकि BC के संगत में कौन है, QR है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपका किसी दूसरे तरीके से बना है तब भी हम संगत भुजाओं को ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी भुजा ले लीजिए। मान लीजिए इस भुजा को हम नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, तब ऐसा नहीं करना है कि आप BC के संगत में PQ लेते हैं, ऐसा नहीं, BC के संगत में QR ही रहेगा। ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से कि त्रिभुज किस तरीके से कह रहा है कि ये बना हुआ त्रिभुज ABC अगर है PQR के संगत में तो AB के संगत में PQ है, AB के संगत में PQ है, BC के संगत में QR है और CA के संगत में क्या है, RP है, या AC के संगत में कह सकते हैं क्या है, PR है। ठीक है, इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, BC के संगत में BC बराबर हो जाएगा QR और ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं भी आपको अगले त्रिभुज की पता हो जाएंगी। ठीक है, तथा AC के संगत में कौन है, PR है और ये बराबर किसके है, 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी यदि ये आपका दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो नहीं तो नहीं बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण के बारे में क्या बात कर रहे थे कि संगत कोण बराबर होगा। अब ये कोण इसका क्या है, समकोण है। ठीक है, तो आप समकोण कोण का मान नहीं बताना है आपको। ठीक है, बस संगत कोण क्या है, बराबर है। आप यहीं से समझ जाओगे कि अगर ये आपका सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज तो संगत कोण बराबर होंगे उसके और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो चलते हैं आगे। अगर कोण हम बी की बात करें तो क्या लिखेंगे, संगत कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में अगर देखें तो कोण ABC, कोण ABC जिस कोण को हम याद करते हैं उसके शीर्ष को हम बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे कोण B आपको लिखना है तो ABC इस तरीके से लिखोगे, या आप लिख सकते हो CBA, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा नहीं लिख सकते कि BCA, ऐसा नहीं, उसको आपको बीच में रखना है। ठीक है, और कोण क्या होता है, कोण तो आप जानते हो कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण ABC बराबर, अब इस कोण के संगत में कौन सा कोण है, आपका कोण Q है, तो क्या लिखेंगे, कोण PQR। ठीक है, कितना आसान है। और फिर हो जाएगा आपका, अब ये कोण ले लीजिए तो कोण BCA या ACB ऐसा लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, बस आपका जो कोण लिख रहे हो वो बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो BCA लिख देते हैं, BCA बराबर किसके होगा, इसके संगत में कौन सा कोण है, इस त्रिभुज में देखिए तो इसके संगत में आपका ये कोण है, इसके संगत में ये कोण है। ठीक है, A के संगत में कोण P है और C के संगत में कौन है, R है, तो क्या हो जाएगा कोण, अब इसी क्रम में लिखिएगा, BCA लिखा आपने तो QRP लिखिए, QRP, स्पष्ट है। तथा
क्या हो जाएगा। अब ये कोण लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे, CAB ऐसा लिख सकते हो, RPQ ऐसा लिख सकते हो, या फिर BAC, या इसमें क्या लिखोगे QPR, कुछ भी लिखो, दोनों से। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जिस कोण का मान आप लिख रहे हैं वो सेंटर में हो। ठीक है, बार बार बता रहा हूं एक ही बात को, ये गलतियां अक्सर कर जाते हैं। तो कोण क्या, BAC बराबर कोण QPR, ये हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे कब, जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप नहीं, सॉरी, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब संगत भुजाएं ज्ञात करने के लिए त्रिभुज से ही पकड़िए। यहां से मैंने आपको बताया AB, ये इसके संगत में कौन होगा, PQ होगा, फिर इसके संगत में कौन होगा, QR होगा, फिर इसके संगत में कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोण भी चलता है। तो उम्मीद है कि आपको सर्वांग समता समझ में आई होगी। सर्वांग समता का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, उसी के समान, एकदम उसी के समान, कोण भी बराबर हो, भुजाएं भी बराबर हो, संगत भुजाएं और संगत कोण का मान बराबर हो। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला है हमारा समरूपता। क्या है, समरूपता। अगला टॉपिक है समरूपता। अब समरूपता शब्द पढ़ करके ही आपको पता चलता होगा कि रूप में समान होना चाहिए, रूप में समान, छोटा बड़ा से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, बस रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जुड़वा, सुना है, जुड़वा में क्या होता है, हाइट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनका रूप क्या होता है, 100% मैच करता है। ठीक है, आप पहचान नहीं पाओगे हाइट या बाल से या कपड़े से, इन सब चीजों से पहचान पाओगे, बाकी उनके रूप से नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो जुड़वा उसी के समान, सेम टू सेम। ठीक है, साइज का कोई यहां मैटर नहीं है, बस केवल रूप का मैटर है। ठीक है, जो आकृतियां ऐसा लिखिए, जो आकृतियां रूप में समान होती हैं, चाहे वे साइज में भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न ही क्यों ना हो। ठीक है, क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं, तथा इस गुण को समरूपता कहते हैं। इस गुण को समरूपता कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। जो आकृतियां रूप में समान होती है, चाहे वह साइज में भिन्न ही क्यों ना हो, समरूप कहलाती हैं, तथा इस गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में डेफिनेशन लिखा हूं, आपको समझ में आएगा। मतलब रूप में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, साइज छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। अच्छा, इसमें अब एक हम लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि आप हमें बताइएगा, मैंने एक बना दिया इस तरीके की आकृति और एक बना दिया इस तरीके की आकृति, अब बताइए क्या ये समरूप है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ये सर जी बिल्कुल अलग है, समरूप है ही नहीं। ठीक है, एक आपका वर्ग टाइप लग रहा है और एक वृत्त लग रहा है, तो समरूप कहाँ हो गए, समरूप नहीं है। ठीक है, तब क्या करोगे, अब इसी तरीके का, अब मैंने ये बना रखा था, इसको हटा दिया, मान लीजिए मैंने एक ऐसे बना दिया, तो कहोगे हाँ ये समरूप है,
क्योंकि ये समान है, दिखने में क्या है, समान है, इसके जैसा ही है, बस छोटा बड़ा तो है, बाकी है तो इसके जैसा ही ना। जैसे ये और एक ये बना दिया, तो ये दोनों कहोगे समरूप है कि नहीं? देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, बस इतना ही तो अंतर है, रूप में तो समान है। जैसे एक त्रिभुज मैं इतना बना दूं बड़ा सा और एक बना दूं छोटा, देखिए ये भी एक जैसा लग रहा है। एक ऐसे यहां बना दूं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और एक छोटा सा बना देता हूं, तो ये भी समांतर है, तो ये दोनों क्या है, समरूप है। और एक बना देता हूं यहाँ, मान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज बना दिया और एक बना दिया ये, तो ये क्या समरूप है? कहोगे कि नहीं है, तो ये नहीं है समरूप, और ये है, ठीक है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, और ये भी समरूप है, ठीक है, ये समरूप नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समरूप समझ पाए होंगे। समरूपता क्या होती है? समरूपता का मतलब होता है कि रूप में समान होना। साइज मैटर नहीं करता, यहाँ पर साइज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूं एक बात। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आपके पास है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से, और एक त्रिभुज हमारे पास है थोड़ा सा छोटा इससे, ये आपका ए बी सी, और ये पी क्यू और ये आर, ठीक है। ये आपका मान दे रखा है, मान लीजिए 5, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 9, ठीक है। तो 5 ना मानिए, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, 4, इसको 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको तो आपको बदलना पड़ेगा, इसको 8 मानिए और इसको 4 मानिए, ठीक है। इस तरीके से आपका त्रिभुज है, और कहा गया, आपसे पहले ही कह दिया गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू ए बी सी समरूप में क्या करेंगे, केवल इतना ही निशान लगाएंगे, ठीक है। उसमें सर्वांशम में क्या करते थे, ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, केवल एक सिंबल है ना, उड़ती हुई चिड़िया बना देनी है आपको, ठीक है, चिड़िया उड़ा दो, समरूप हो गया। और उसके नीचे अगर आप इक्वल का निशान लगा देंगे तो क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, क्या होगा, पी क्यू आर, ठीक है। अगर ऐसा कहा गया तो इसमें एक रूल लगता है, प्रमेय हो जाता है इसका, कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। संगत अगर ऐसा है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो है, तो क्या होगा, संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात समान होगा, समान होगा, ठीक है। आप संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अतः संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, AB की संगत में कौन है, अभी मैंने इससे पहले वाले सर्वांग समता वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था संगत भुजाओं। तो AB के संगत में कौन है, PQ है, BC के संगत में कौन है, QR है, और AC के संगत में या CA के संगत में कौन है, RB या PR है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप क्या, AB बटे, क्या लिखोगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा है ना, भाग करते हैं उसको, वही तो अनुपात होता है। AB बटे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है। अब AB बटे PQ बराबर होना चाहिए किसके, BC बटे QR, और ये बराबर होना चाहिए किसके, CA बटे RP, ठीक है। इसके बाद अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो सर्वांशम समरूप होगा, और अगर समरूप है तो ये तीनों भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस रूल को बिल्कुल कंठस्थ करिए, याद करिए, इसी पर सवाल आपके हल होंगे, और इसी के बेसिस पर सवाल आपके मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता, बस आप केवल क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है, और कंसंट्रेट होकर के देखिए। जब देखना शुरू करिए तो देखिए, गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक बार में इतना मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा कि गलत होना ही नहीं है। अब देखिए कैसे ये भुजाएं कैसे हैं, तो मैंने लिखा क्या, AB बटे PQ, तो AB का मान कितना है, 6 है। देखिए साथियों, अब यहां पर देखते हैं AB का मान कितना है, 6 है,
क्या हो गया, इसको इनक्यू भी डाल दिया, फिर भी नहीं चल रहा है, ये भी चलेगा। ठीक है, ए बी का मान 6 हो गया और पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान 3 है, तो ये बटे 3 हो गया। ठीक है, अब बी सी का मान कितना है, 4 है, 4 रखिए, और अनुपात में क्या होगा, क्यू आर का मान कितना है, 2 है, बराबर ए सी का मान, एस सी ए का मान कितना है, 8 है, और आर पी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखिए क्या ये अनुपात बराबर है, कहाँ बराबर है, बराबर है ही नहीं, ऐसा लग रहा है आपको कि बराबर नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो बराबर होगा। ठीक है, देखिए भाग करिए, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 2, 2 से भाग करेंगे तो 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, ऊपर कितना आया, आ गया 2 बराबर 2 बराबर 2। सभी भुजाओं का अनुपात समान आ गया। अगर त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, और अगर किसी भी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वे त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, ये दोनों बात लागू होगा यहाँ पर। समरूपता समझ में आई, परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, जो आकृतियां रूप में समान होती हैं, चाहे वह साइज में अलग ही क्यों ना हो, भिन्न मतलब अलग ही क्यों ना हो, डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, समरूप कहलाते हैं। और त्रिभुज के इस गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं, और ये होती है आपकी समरूपता की कसौटी। ठीक है, अगर त्रिभुजों का अनुपात, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, इसी को समानुपाती प्रमेय कहते हैं, समानुपाती प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर समझाते हैं आपको। हो गया, तो समझ में आया कि समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर ये आपका था। इससे सवाल किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं और कैसे इसको हल करना है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है साथियों, बस आप इतना आज कंठस्थ करिए या आप अपने दिमाग में फीड करिए कि समरूपता होती क्या है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, उसका पॉइंट समझ में आ गया कि ये आखिर है क्या, तो आप सवाल अपने आप तोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल चाहे जितना टफ ही क्यों ना हो, सवाल को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो हम आंखों से ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप पेन उठाइए और धड़ाधड़ लगाना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल अपने आप कहने लगेगा। अगला स्टेप, आप एक स्टेप की, अगला स्टेप वो खुद बोलेगा कि हमारे साथ ऐसा करो भैया, हम आंसर तक आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, आंसर दिखने लगता है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अच्छी लगी हो क्लास तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, देख करके निकल जाते हैं। फिर आप अगले क्लास में मिलते हैं हम, और फिर नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी पर हम क्या करेंगे, सवाल देखेंगे किस तरीके से सवाल आता है और फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।